नमस्कार। नई परख पर आपका स्वागत है। नई परख के खबरों की खबर कार्यक्रम में आज मैं आपसे एक ऐसे लेख पर चर्चा करूँगा, जो मुख्य रूप से उस मुद्दे पर बात करता है, जिस मुद्दे पर आम तौर पर हम चर्चा नहीं करते हैं। इसे बहुत ही अकादमिक मान लिया जाता है और राजनीतिक रूप से यह माना जाता है कि इस पर बात करना वर्तमान दौर में खतरे से खाली नहीं है। और यह लेख आशुतोष वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं और इस लेख का शीर्षक है अ यूनियन एंड अ नेशन। 18 मार्च 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस लेख में मुख्य रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि क्या भारत को एक राष्ट्र माना जाए या फिर भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने हाल में जो ब्रिटेन की यात्रा की, वहाँ पर उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और इसके पहले भी पिछले साल जब वो संसद में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने यह बात कही थी। उनके विरोधियों ने लगातार इस बात के लिए उन पर हमला किया और यह कहा कि भारत का के संविधान का जो प्रियम्बल है, वहाँ पर फ्रेटर्निटी या बंधुत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि जो लोग इस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उनके बीच में एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन उनके समर्थकों का या उनके बयान का समर्थन करने वाले लोगों का यह कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में यह साफ किया गया है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और राहुल गांधी का यह कहना पूरी तरह से सही है। आशुतोष वास ने इस पूरी चर्चा को कि संविधान में किस तरीके से राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ-कहाँ पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग सामने आता है, इसको वो संविधानविदों के हवाले छोड़ देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। वो अपने लिए मुख्य लक्ष्य यह तय करते हैं कि किस तरीके से सैद्धांतिक स्तर पर राष्ट्र की परिकल्पना की गई है और क्या उस लिहाज से हम भारत को एक राष्ट्र मान सकते हैं। आशुतोष वार्ष्णेय का यह कहना है कि सिविलाइजेशन या संस्कृति जो है, वो किसी राष्ट्र का आधार नहीं मानी जा सकती है। राष्ट्र का आधार जो राजनीतिक सत्ता होती है, वह होती है। और इस संदर्भ में वो अर्नेस्ट गेल्नर को कोट करते हैं। अर्नेस्ट गेल्नर यह कहते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता होती है, जो राजनीति होती है, वह सिविलाइजेशन के लिए या कल्चर के लिए एक छत का काम करती है और उस रूप में राष्ट्र सामने आता है। यानी कि राष्ट्र जो है, वो सभ्यता या संस्कृति के लिए एक छत के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक मान्यता की बात है, वह महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस संदर्भ में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बार-बार इस बात को रेखांकित किया है कि जो भारत है, उसमें यूरोप की तरह ही एक अलग-अलग तरह के देश मौजूद हैं। जैसे यूरोपीय सभ्यता की बात कही जाती है और एक स्टार्ची करके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने 1890 के दशक में ये साफ किया था कि भारत में एक तरफ बंगाली हैं, एक तरफ मद्रासी हैं, एक तरफ पंजाबी हैं और ये सब लोग सभ्यता के आधार पर कुछ साम्यता की बात कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं हो सकते हैं। तो शायद उसके पीछे मुख्य सोच यही थी कि जैसे यूरोप एक खास तरह की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यूरोप में जितने सारे देश हैं, वो आपस में लड़ते भी रहे हैं और वो कभी भी एक राष्ट्र के रूप में सामने नहीं आ पाए। तो शायद जो ब्रिटिश प्रशासक थे, वो भी इसी रूप में भारत की परिकल्पना कर रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा जब यूरोप की तरह ही भारत में भी अलग-अलग तरह के राष्ट्र राज्य सामने आ जाएँगे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक हैं और उन्होंने अपने लेखन में इस बात पर जोर दिया था कि भारत जो है, उसमें भाषाई विविधता है और जहाँ भी एक भाषा नहीं होती है, वहाँ पर हम एक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भारत के राष्ट्र होने पर उन्होंने भी संदेह जताया था। लेकिन अगर हम अपने देश की इतिहास को देखें, यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से एक राष्ट्र की संकल्पना को निर्मित करने की कोशिश की गई, तो उस संदर्भ में हमें महात्मा गांधी के प्रयास देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और ये सबका देश है। तो इस लिहाज से उन्होंने धार्मिक आधार पर एक समावेशी और बहुल समाज की परिकल्पना की, एक समावेशी और बहुल राष्ट्र की कल्पना की। लेकिन आशुतोष वार्ष्णेय ये बताते हैं कि उन्होंने भाषाई आधार पर भी यही कोशिश की। 1920 के दशक से ही गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जो प्रांतीय इकाइयाँ हों कांग्रेस की, वहाँ पर काम उन प्रांतीय इकाइयों के वर्नाकुलर लैंग्वेज या देशज भाषा में हो और यही बात उन्होंने 1924 में कही सरकार से कि जो अलग-अलग प्रांत हैं,
वहाँ की जो विधायिका है या कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, सबकी कार्रवाई वहाँ की भाषा में होनी चाहिए, ऊपर से कोई भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए। और बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो एक इस लिहाज से हमने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और उनकी अलग-अलग भाषाएँ हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी भाषा एक जैसी लगती है, यानी हिंदी है, हालाँकि उसमें भी कई तरह की विविधताएँ हैं। आशुतोष वार्ष्णेय का मुख्य कहना यह है कि इस तरह की स्थिति के बावजूद हम भारत को एक राष्ट्र कह सकते हैं। और वह यहाँ पर वो बेनेडिक्ट एंडरसन को कोट करते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन्ड कम्युनिटीज या कल्पित समुदायों के रूप में राष्ट्र की कल्पना की थी। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्र है उसकी कल्पना की जाती है और उसके बाद उसमें अलग-अलग तरह के जो समुदाय होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस लिहाज से कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग एक-दूसरे को एक राष्ट्र का भाग मान रहे हैं, वो आपस में मिले ही हुए हों। आशुतोष वार्ष्णेय का ये कहना है कि लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है इमेजिन कम्युनिटीज़ के रूप में राष्ट्र को देखने का कि वह झूठा ही है। वो ये कहते हैं कि अगर कुछ लोग अपने आप को फ्रांसीसी लोग फ्रेंच कहते हैं, अमेरिकी लोग अमेरिकन कहते हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब यह भी है कि कुछ ऐसे साझा मूल्य हैं, जिस पर वो साझेदारी कर रहे हैं। भारतीय संदर्भ में आशुतोष वार्ष्णेय का यह कहना है कि गांधी ने इन मूल्यों को बहुलता के रूप में, सहिष्णुता के रूप में और एक तरीके के समन्वय के रूप में परिभाषित किया। यानी ये वो मूल्य हैं जो भारतीय राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। इन्हीं मूल्यों का जो साझापन है वो कश्मीर से लेके केरल तक और देश के विभिन्न-विभिन्न प्रांतों में लोगों को एक साथ जोड़ता है, उन्हें भारतीय बनाता है। तो इस लिहाज से आशुतोष वार्ष्णेय का यह कहना है कि यह बात जो राहुल गांधी ने कही कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह एक राष्ट्र भी है, यहाँ लोगों के बीच में जुड़ाव की एक भावना भी है। आशुतोष वार्ष्णेय यह भी रेखांकित करते हैं कि जो राहुल गांधी के आलोचक हैं, उन आलोचकों ने भी असल में राहुल गांधी के कथन की आलोचना में यूरोपीय संकल्पना को थोपने की कोशिश की। यानी कि वो सब लोग राष्ट्र को यूरोपीय मानदंड से देखते हैं, जहाँ पर एक प्रमुख इकाई जैसे यूरोप में भाषा है, हमारे देश में भी भाषा है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी इकाई के रूप में या बड़े एक बेसिस आधार के रूप में धर्म को माना जाता है और धर्म को जो राहुल गांधी के विरोधी हैं वो मानते हैं और वो इस आधार पर राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। तो इनका ये कहना है कि इस तरीके के जो आलोचक हैं, वह भी राहुल गांधी की बातों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी का यह कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं है कि भारत को सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आशुतोष वार्ष्णेय का जो मुख्य तर्क है वो इसी रूप में सामने आता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्र के आसपास की अकादमिक बहस रही है हमारे देश में भी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग तरह के स्वर रहे हैं और हम यहाँ पर जिस धारा की बात आशुतोष वार्ष्णेय कर रहे हैं, उस धारा के भीतर की बात करें, तो वहाँ भी रवींद्रनाथ टैगोर ने एक अलग तरह से अपनी बात रखी। यानी कि उन्होंने यह कहा कि जो भी कुछ हम साझे मूल्य अपनाते हैं, उसमें हमेशा ही यह खतरा होता है कि कुछ बातें इतनी मजबूती से स्थापित हो जाएँ, कोई एक पहचान इतनी मजबूती से स्थापित हो जाए कि वो लोगों का बहिष्करण करे। इसके अलावा हम जानते हैं कि राष्ट्र की जो अलग-अलग परिकल्पनाएँ आईं, जिन्ना के विचारों में या हिंदू महासभा के विचारों में, उनका जो गांधी के विचार थे उनसा उनसे कोई मेल नहीं था। तो इस लिहाज से जो राष्ट्र की पूरी परिकल्पना है, उसको अगर हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं, तो उसकी जो अलग-अलग व्याख्याएँ हैं, उन व्याख्याओं में हमेशा ही इस बात का खतरा मौजूद है कि वो किसी न किसी समूह को अल्पसंख्यक या बाहरी समूह के रूप में पहचानेंगी। यह संभावना महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्र की अवधारणा में सबसे कम है या नहीं के बराबर है, क्योंकि वो एक डायलॉग या संवाद पर आधारित संकल्पना है, क्योंकि वो सहिष्णुता की बात करती है, क्योंकि वो समावेशन की बात करती है, क्योंकि वो लोगों की अलग-अलग पहचान को स्वीकार करने की भी बात करती है। लेकिन आज के दौर में जो मुख्य चुनौती है, वह यही है कि जो राष्ट्र की संकल्पना महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की, जिसे बाद में हमारे संविधान में भी अपनाया गया, उसे हम व्यावहारिक राजनीतिक जीवन में भी कायम रखें। तो कुल मिलाकर जो आशुतोष वार्ष्णेय हैं, उनका लेख काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि वो अपने लेख में राजनीतिक तर्कों को धार देने के लिए अलग-अलग राजनीतिक सिद्धांतकारों के विचारों को सामने लाते हैं। मुझे यह उम्मीद है कि मेरी इस चर्चा से इस लेख को की एक समझ विकसित करने में आपको मदद मिलेगी और आगे भी आप इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करेंगे। तो मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ।
आगे हम मिलेंगे और एक अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।